आजकल का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें घर खरीदना चाहिए या हमें घर रेंट में लेना चाहिए। हर इंसान का ये ड्रीम होता है कि उसके पास एक अपना खुद का घर हो। इवन मेरा भी यही सपना है कि मेरा एक दिन खुद का घर हो। बट क्या आप कंफ्यूज है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दो पर्सपेक्टिव से समझाने वाली हूँ कि आप कैसे डिसीजन लें कि आपको घर लेना है या रेंट में रहना है। तो पहला पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप रेंट में रहते हैं ऑलरेडी और आपके पास घर नहीं है तो आप किस बेसिस पे डिसीजन ले कि आपको घर लेना है या नहीं लेना है। और सेकंड आपका ये है कि अगर आपके पास खुद का घर है लेकिन फैमिली के बढ़ने की वजह से आपके पास जगह की कमी है और इस कमी की वजह से आप सोच रहे हैं कि आपको घर लेना है या रेंट में रहना है, तो इसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीतल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल माई फिनटेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट पर्सपेक्टिव से कि अगर हमारे पास घर नहीं है, हम रेंट में रहते हैं और अपना घर लेने का सोच रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बाइंग का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने वाली हूँ और रेंटिंग का भी बताने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा इस डिसीजन को लेने के लिए। तो अगर हमारा खुद का घर होता तो अपना खुद का घर होना एक इमोशंस को सेटिस्फाई करता है और उसमें ये भी है कि आप अपने प्राइड से बोल सकते हैं कि मेरा खुद का घर है। और आप कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि घर होना एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी का आपको पार्ट बना देता है और इवन ये भी सोचते हैं कि ये उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब आगे जा कर के ज़िंदगी में वो उनको बेनिफिट ही देने वाले हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस भी है, कुछ खर्चे भी हैं। जब हमारा खुद का घर होता है तो हमको उसमें इन्वेस्ट करना रहता है, उसमें खर्च करना रहता है। जो एक्सपेंसेस इसमें इन्वॉल्व है वो क्या क्या हैं, जैसे कि आपका टैक्स पे करना पड़ता है आपको, उसके बाद आपका वाटर का पेमेंट रहता है वो भी आपको पे करना है। देन आपका कुछ एरिया में तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है तो आपको वो भी इंक्लूडेड रहेगा। देन आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एवरी ईयर आपके घर में रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये सारे एक्सपेंसेस है जो हमको देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे घर खरीदने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला तो ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उसमें आपको देन स्टेबिलिटी भी है कि आपको इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार मुझे निकाल देगा मकान मालिक तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे घर ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म असेट्स है और ये आपका इन्वेस्टमेंट ही है जो आगे जा कर के आपको बेनिफिट ही देने वाला है। और अपना घर मतलब आप खुद ही उस घर के मालिक हैं, तो ये सोल ओनरशिप भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि खुद का घर होने का डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला तो ये है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा हर साल कुछ ना कुछ। अगर आप रिनोवेट कर रहे हैं या कुछ ख़राब हो गया या मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है वो हर साल आपका उसमें इन्वॉल्व ही है। देन आपका है प्रॉपर्टी टैक्स, आपको एवरी ईयर पे करना है और हर एक एरिया का टैक्स अलग अलग होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पे करना है। देन आपका हो गया, अगर आप जब भी बेचना चाहे अपने घर को तो ये आपके लिए इजी नहीं है कि आप इजीली अपने घर को जाकर तुरंत बेच दें, ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज ही है। और अगर आप लोन पे घर लिए हैं तो इंटरेस्ट पे करना, जो आप हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी तो डिसएडवांटेजेस ही है ना, अगर आपका खुद का घर है तो हम देखते हैं कि अगर हम रेंट में रहने का सोचे तो इसमें क्या है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग घर देख सकते हैं और आप अपने लोकेशन, जो लोकेशन में आप लेना चाहते हैं उस लोकेशन के हिसाब से जो भी आपके लिए सूटेबल है आप देख सकते हैं घर। और देन आपका इसमें ये भी है कि आपको एग्रीमेंट के टाइम पे जो अमाउंट फिक्स हो रहा है आपका रेंट अमाउंट, वो अमाउंट को ही बस आपको हर महीने आपको पेमेंट करना है और इसमें आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा जितना कि अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको होता है। तो इसमें मैं अभी आप लोगों को आगे ये भी बताती हूँ कि रेंट में रहने का भी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला तो ये है कि आप फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे आप कभी भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं रहना है, आपका ट्रांसफ़र हो गया तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। देन आपका है
कि ये लेस इन्वेस्टमेंट में ही आप इजीली कहीं भी रह सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक मंथली अमाउंट पे करना है जो रेंट अमाउंट आपका एग्रीमेंट के टाइम पे डिसाइड हुआ है। देन आपका ये है कि आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं पे करना है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम ही लगता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है इसमें। खुद के घर होने से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी पर्सन पे, तो अगर आप रेंट में रहते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। कुछ ओनर्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं और उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। अगर आपको वहाँ पे रहना है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये हमारे लाइफस्टाइल को भी लिमिट कर देता है। देन आपका सेकंड ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे, और आप ये भी है कि आप कोई भी डेकोरेटिव या रेनोवेटिव चीज़ें नहीं कर सकते घर में अपने अकॉर्डिंग। देन आपका है अनसर्टेनिटी ऑफ रेसिडेंस, आपको कभी भी वहाँ से मूव करने को, शिफ्ट करने को बोला जा सकता है। देन आपका है नो इक्विटी ग्रोथ, मतलब आपका कोई भी इक्विटी ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बाइंग में ये है कि आप अपने वेल्थ को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन रेंटिंग में आप अपने लैंडलॉर्ड के वेल्थ को बिल्ड कर रहे हैं। आप बाइंग में टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, बट आप रेंटिंग में टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। देन आपका बाइंग में ये होता है कि आपका जो मंथली सैलरी है वो आपका सेव होता है, और इसमें रेंटिंग में क्या है, आपका एक फिक्स अमाउंट है जो आपको मंथली पे करना है। तो आपको मंथली पेमेंट में से उसको निकाल के रखना रहता है कि मुझे इतना अमाउंट रेंट के लिए पे करना है। देन आपका बाइंग में ये रहता है कि आपको फ्रीडम रहती है, आपको जैसे रहना आप वैसे रह सकते हो, आप रेनोवेट कर सकते हो, आप डेकोरेट कर सकते हो अपने घर को। बट आपको रेंटिंग में ये फ्रीडम नहीं मिलती है कि आप डेकोरेट कर सकते हो या रेनोवेट करते हो। वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। अब हमने आगे तो ये चीज़ें देख ली कि बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंस क्या है। बट अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रही हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि आपको घर लेना है या आपको रेंट में रहना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में आपका एक घर का वैल्यू मान लो हम ले लेते हैं कि 1.5 करोड़ तक है, और वहाँ पे हम रेंट में रहते हैं। पर मंथ हमारा रेंट है 30,000। अब उसको आप ईयरली कैलकुलेट कर लीजिए, 30 × 12 मतलब 3.6 लैक्स। फिर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, एनुअल रेंट अपॉन होम वैल्यू जो है 3.6 अपॉन 1.50। तो इसका जो एनुअल रेंट निकलेगा वो है 2.4%। हमारा एनुअल रेंट आ जाएगा 2.4%। तो अब आगे हम क्या करेंगे, हमारा जो ओनरशिप कॉस्ट आया है वो भी मैंने आपको नीचे में एक शीट दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि ओनरशिप कॉस्ट कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर एनुअल रेंट हमारे ओनरशिप कॉस्ट से कम है तो आपको उस सिचुएशन में घर रेंट में ले लेना चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम देखते हैं अगर हम अहमदाबाद में रहेंगे तो चलिए मान लेते हैं कि वहाँ पे किसी घर की वैल्यू है 40 लैक्स, और हम अगर रेंट में रहने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको रेंट पड़ रहा है आपको एक महीने का 20,000। तो 20,000 × 12 करेंगे तो हमारा एनुअल रेंट निकल जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 2.4 लैक्स। अब हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 लैक्स अपॉन 40, तो इसमें आ जाएगा आपको 6%। अगर हम एनुअल रेंट देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6%। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमारा जो एनुअल रेंट है जो कि है 6%, वो हमारे ओनरशिप कॉस्ट से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में हमें घर खरीद लेना चाहिए। तो अभी तक तो हम फर्स्ट पर्सपेक्टिव से ही देख रहे थे, अब हम सेकंड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब सेकंड पर्सपेक्टिव क्या था हमारा कि हमारे पास घर है लेकिन फैमिली बढ़ने की वजह से और स्पेस की कमी की वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें घर लेना चाहिए या फिर हमें रेंट में रहना चाहिए। तो मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको घर लेना है और आप अपने ओल्ड घर को रेंट पे देने वाले हैं, और आपने ये सारी चीज़ें डिसाइड ये सोच करके कर ली कि जो भी रेंट से मेरा अमाउंट आएगा वो मैं एज एन EMI पे कर दूंगा। और आपने मान लो ले भी लिया घर और आप अपने ओल्ड घर को रेंट पे भी दे दिए, लेकिन क्या आपको उतना ही EMI पे करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने घर क्यों खरीदा था? क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए था, और अगर आप ज़्यादा स्पेस का घर लेंगे तो आपको कॉस्ट तो ज़्यादा ही पड़ेगा। और अगर आप उसमें
ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं भी रह लेंगे, तो आपने अच्छे लोकेशन में भी घर लिया होगा तो उसका ऑलरेडी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा ही होगा, तो लोन अमाउंट भी ज़्यादा होगा। अगर लोन अमाउंट ज़्यादा है तो ईएमआई भी आपको ज़्यादा ही पे करना होगा। तो क्या आपको लगता है कि आपके उस रेंट अमाउंट से ही आपका ईएमआई पे हो जाएगा? नहीं, आपको उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट और ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो पेमेंट कर पाएंगे। और मान लो इस बीच में आपकी जॉब चल जाए 2-3 साल में ही, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? कैसे आप पे करेंगे अपने ईएमआईज़ अमाउंट को? तो 2-3 साल में तो आप अपने इंटरेस्ट को ही पे करते रह जाएंगे, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वैसे ही रह जाएगा, थोड़ा बहुत ही पे हुआ रहेगा। तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा रहेगा कि आपको अपने पुराने घर को बेचना पड़ेगा। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका तुरंत ही वो घर बिक जाए। और जो आपका लोन अमाउंट है, क्या आप वो घर बेच करके पूरा पेमेंट कर पाएंगे? क्योंकि आपने तो अच्छा घर लिया था, अच्छे लोकेशन में भी लिया था, तो उसका अमाउंट भी हाई था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हम रेंट में लिए रहते तो हमारे साथ क्या होता। तो अगर हम खरीदने की बजाय रेंट में रहते तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने हिसाब से जहाँ पर भी हमको रहने का मन है वहाँ पे हम रेंट में घर ले सकते थे, अपने पुराने घर को हम रेंट में दे सकते हैं, और वहाँ से जो रेंट आएगा उसमें हम कुछ अमाउंट ऐड करके ही अपने इस रेंट को भी पे कर सकते थे। और इसमें क्या होता कि हमारे पास हमारा पुराना घर भी रहता और हमें स्ट्रेस भी नहीं होता। और इसमें क्या होता कि अगर बाई चांस हमारा जॉब चला भी जाता तो वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, तो उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट है तब तो डेफिनेटली आप अपना एक घर ले सकते हैं विदाउट स्ट्रेस। लेकिन अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है और आपके पास ह्यूज अमाउंट नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है आपके पास, तो आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपको घर लेना है या आपको रेंट में रहना है। थैंक यू एवरीवन। और आगे जो भी डिसीजन ले आप थोड़ा सोच समझ के ले। स्टे सेफ।